एक बार एक गांव में एक मेला लगता है। उस मेले में एक औरत घाघरा और चोली बेचने आती है। घाघरा चोली ले लो, रंग बिरंगे घाघरे ले लो, सुंदर सुंदर चोली ले लो, बहुत ही बढ़िया घेर वाले घाघरे, घाघरा चोली ले लो। उस औरत के घाघरे और चोली देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। देखते ही देखते उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है। अरे बहन, तुम्हारे पास जो सामान है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। सब की सब एक से बढ़कर एक हैं। कहाँ से लाई हो इतनी खूबसूरत घाघरा और चोली? बहन, अरे लाई कहाँ से हूँ, मैं ही बनाती हूँ ये। फिर कुछ ही देर में उस औरत की सारी घाघरा चोली बिक जाती है। तभी सुषमा नाम की औरत भी वहां आती है और दुकान वाली से पूछती है, अरे बहन, कुछ बचा है हमारे लिए क्या, या सब बिक गया? कुछ दिनों में हमारे घर में शादी है। बहन माफ कर दो, अभी तो सारा माल बिक गया, लेकिन अगले मेले में मैं फिर से आऊंगी, तब ले लेना। ऐसा कहकर दुकान वाली वहां से चली जाती है। रात में, अरे वाह, कितनी खूबसूरत घाघरा चोली है। ये काम पर से आने वाले हैं, पहन लेती हूँ, इन्हें सरप्राइज दूंगी। अपनी जवानी के दिन याद आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो औरत घाघरा चोली पहनती है, वो बेहोश हो जाती है और गांव के बाहर जंगल की ओर खींची जाती है। ऐसे ही और औरतें जिन्होंने भी वो घाघरा और चोली पहना होता है, सब की सब खींची चली जाती हैं। सब की सब औरतें एक जगह आकर रुक जाती हैं और होश में आ जाती हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो कोई जंगल है, मैं तो घर पर थी। अरे मर गई रे, मैं कहाँ फंस गई? मुझे तो शादी में जाना था, ये कहाँ फंस गई रे? औरतें ऐसे चिल्ला रही होती हैं कि तभी वहां एक चुड़ैल आती है। आओ लालची औरतों, आओ, तुम सबका स्वागत है। चुड़ैल को देखकर औरतें चिल्लाने लगती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर जाती हैं, एक अदृश्य चीज से टकरा जाती हैं और उन्हें जोर से करंट लगता है। औरतों, कहाँ जा रही हो? तुम सब मेरे जाल में फंस चुकी हो। तुम चाहे जितना चिल्ला लो, कहीं नहीं जा सकती। ना कोई जा सकेगा, ना कोई आ सकेगा, और ना ही कोई तुम्हें देख सकेगा। तुम्हारे चारों तरफ मेरा जादुई घेरा है। तुमने हमें पकड़ रखा है, क्या चाहती हो तुम हमसे? समय आने दो, पता चल जाएगा। उधर औरतों के घर पर ना होने पर सब औरतों के घर वाले परेशान हो जाते हैं। एक औरत का पति, जिसका नाम लोटा होता है, बोलता है, अरे मेरी चमेली कहाँ चली गई? इतना ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या हुआ है? अरे कोई नाराजगी थी तो हमें बताना था ना। सही कहा तो लोटा भैया, हमरी राम दुलारी भी चली गई। अब हमरे 11 बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अरे भैया, तुम्हें 11 बच्चे हैं, तभी तो भाभी छोड़ के गई। हमका तो लगा था दिन भर उनको परेशान किए रहते थे। हाँ, इतनी जनसंख्या बढ़ाने की क्या जरूरत थी? तभी तीसरी औरत का पति, जिसका नाम मैकू होता है, बोलता है, अरे भैया, आपस में बात करके क्या फायदा है? औरतों को ढूंढो, नहीं तो घर के सब काम हम मर्दों को ही करने पड़ेंगे, बता रहे हैं। और हमें तो यह काम आते ही नहीं। सही कहते हो भाई, चलो। फिर सब औरतों के पति उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पत्नियां कहीं नहीं मिलती और सब के सब थक हार कर घर चले जाते हैं। उधर इस बात को 1 हफ्ता बीत जाता है और मेला फिर से लगने वाला होता है। कल फिर मेला है और इस बार भी कुछ औरतें झांसे में आ जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अगले दिन फिर से उसी घाघरे चोली बेचने वाली का रूप बदलती है और मेले में चली जाती है। उसके घाघरे और चोली को देखकर फिर से उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। आओ आओ, इस हफ्ते नया माल आया है, पहले से ज्यादा चटकदार और भी ज्यादा बढ़िया। आओ ले लो ले लो। तभी वहां पर सुषमा भी आती है।
सुषमा को देखकर घाघरे वाली बोलती है, अरे बहन, आप तो वही हैं जो पिछले सप्ताह भी आई थी घाघरा लेने। ले लो, आप नया माल आया है, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। जी बहन, वैसे आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, मैं अब तक आपको याद थी। वैसे आपके पास काफी अच्छे। ऐसा कहकर सुषमा भी लहंगा और चोली ले लेती है और घर चली जाती है। घर पर उसका पति बिट्टू बैठा होता है। अरे प्रियतम, ये क्या लेकर आ गई हो? बहुत चमक रही है तुम्हारी तरह। तुम भी ना कहीं भी चालू हो जाते हो, बस मौका मिल जाए। अरे ये बुआ की शादी के लिए घाघरा और चोली लेकर आई हूँ मैं। प्रियतम, तुम चीज ही ऐसी हो, फिर दिल बेचारा क्या करे। तुम भी ना, रुको मैं इसे पहन कर आती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा घाघरा और चोली पहनने चली जाती है और बिट्टू भी अपने काम में लग जाता है। लेकिन जैसे ही सुषमा घाघरा और चोली पहनती है और उसे भी दूसरे औरतों की तरह होने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? बिट्टू सुनो, इधर आओ, देखो ये क्या हो रहा है। सुषमा की चीख सुनकर बिट्टू कमरे की तरफ भागता है। तभी वो देखता है कि सुषमा तो पीछे के दरवाजे से निकल गई है। बिट्टू चिल्लाते हुए सुषमा के पीछे भागता है। अरे रोको कोई, मेरी सुषमा कहाँ जा रही है? रोको कोई उसे। इससे पहले कि बिट्टू कुछ कर पाता, सुषमा गायब हो जाती है और बिट्टू एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। तभी उसका दोस्त चंदू वहाँ आ जाता है और बिट्टू को रोता देख बोलता है, अरे बिट्टू भैया, अरे बिट्टू भैया काहे रो रहे हो? सुषमा भाभी मैके चली गई हैं क्या? चंदू हंसो मत, तुम्हारी भाभी सचमुच खो गई है भाई। लगता है बिट्टू भैया ये किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का मामला है और हमें किसी तांत्रिक से मिलना होगा। फिर बिट्टू चंदू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चंदू बोलता है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं जिनकी बीवियां भी ऐसे ही गायब हुई होती हैं। अरे भैया, कोई बचाओ देवी शक्ति से, हमारी लुगाई उठा के ले गया, कोई बचाओ रे। फिर चंदू और बिट्टू उन लोगों को समझा बुझाकर घर भेज देते हैं और फिर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। आओ बिट्टू आओ, मुझे पता था तुम आओगे, अपनी प्यारी बीवी की खातिर। अरे वाह बाबा, तुम्हें कैसे पता कि मैं आऊंगा? और क्या आपको सारी बात पता है कि क्या हुआ है हम सब गांव वालों के साथ हैं? बिट्टू, हमें सब मालूम है कि क्या हुआ है तुम सब गांव वालों के साथ। वो एक शक्तिशाली चुड़ैल है जो तुम सब की बीवियों की बलि देना चाहती है ताकि वो दुनिया में सबसे बड़ी चुड़ैल बन जाए। तब हम उसे रोकेंगे कैसे? वो तो हम सबकी बीवियों को मार डालेगी। नहीं, वो बलि सिर्फ पूर्णिमा को देगी और पूर्णिमा कल है, इसलिए आज भी तुम लोगों की बीवियों को कोई खतरा नहीं है। हम लोग मिलकर उसे रोक सकते हैं, बस तुम लोगों को जो मैं कहूंगा वही करना होगा। फिर तांत्रिक गांव वालों को लेकर के जंगल में जाता है। जंगल में तांत्रिक बोलता है, ये लो चंदू, हम आ गए जहां चुड़ैल रहती है। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। रुक जाओ बेटा, दिखेगा, सब दिखेगा। ऐसा कहकर तांत्रिक आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है। वहां पर सब कुछ बदल जाता है। एक चुड़ैल आ जाती है और सब गांव वालों की औरतें वहां बंधी होती हैं। तांत्रिक, तूने मेरे सारे बने बनाए खेल पर पानी फेर दिया। मैं तुझको और इन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये औरतें कल की बजाय आज मरेंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल औरतों की तरफ बढ़ती है, लेकिन बिट्टू बीच में आ जाता है। चुड़ैल, मेरी बीवी को मारने से पहले तुझे मुझे मारना होगा। तू ऐसा ही चाहता है तो पहले तू ही मर। ऐसा कहकर चुड़ैल बिट्टू को उठाकर पटक देती है। बिट्टू नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल औरतों की तरफ बढ़ती है। तभी तांत्रिक बोलता है, बहुत हुआ चुड़ैल, बहुत परेशान कर लिया लोगों को तूने, अब नहीं। ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर कुछ भभूत छिड़क देता है। चुड़ैल जलने लग जाती है। तांत्रिक, ये तूने क्या कर दिया? मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी जल जाती है। फिर गांव वाले सारी औरतों को आजाद कर गांव लेकर चले जाते हैं। अब तुम औरतें समझी कि आगे से सस्ती चीज रास्ते से खरीदने का लालच मत करना। है जी, मैं तो घाघरा चोली ही पहनना छोड़ दूंगी। धर्मपुर गांव के पास एक बस स्टैंड था।
जहाँ पर राजू नाम का लड़का रोज फूल बेचने के लिए जाया करता था। गांव से कुछ ही दूरी पर राजू का घर था, जहाँ पर उसने एक छोटा सा फूलों का बगीचा भी बना रखा था। रोज की तरह आज भी राजू फूलों से भरा हुआ टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। तभी बस स्टैंड पर लोगों से भरी हुई एक बस आकर रुकती है। राजू फूल बेचने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल। तभी बस से सीमा नाम की लड़की नीचे उतरती है, जिसे देखकर राजू उनके पास जाता है और बोलता है, मैडम जी फूल लेंगी क्या? आज मेरे पास कई तरह के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल हैं। आप इन्हें अपने बालों में लगाएंगी तो और भी ज्यादा सुंदर दिखेंगी। सीमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो राजू से बोलती है, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये फूल, मैं तो तुम्हारे इन फूलों से कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। अरे मैडम जी, ये लाल गुलाब अपने बालों में लगा कर तो देखिए, आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, नहीं चाहिए तुम्हारे ये बेकार से फूल। सीमा की आवाज सुनकर कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और सीमा से बोलते हैं, अरे मैडम जी क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? देखो ना भाई, ये फूल वाला तो सुंदर लड़की देखकर मेरे पीछे ही पड़ गया है, कब से मुझे छेड़े जा रहा है। अरे मैडम जी, ये आप क्या बोल रही हो? मैं तो सिर्फ अपने फूल बेच रहा हूँ। देखो तो भाई कितना झूठ बोलता है ये फूल वाला। तभी वहाँ खड़े कुछ लोग सीमा की बात सुनकर राजू को पीटने लगते हैं और राजू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में एक नदी के पास बैठकर रोने लगता है और बोलता है, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी सब लोगों ने मुझे बहुत मारा। ये सब उस घमंडी सुंदर लड़की की वजह से हुआ है। अगले दिन फिर राजू फूलों से भरा टोकरा लेकर बस स्टैंड पर फूल बेचने के लिए जाता है। कुछ लोग राजू से फूल खरीद लेते हैं। तभी सीमा अपनी सहेलियों के साथ वहां आती है और राजू को देखकर अपनी सहेलियों से बोलती है, अरे देखो तो, ये तो वही फूल वाला है जिसके बारे में मैंने तुम सबको बताया था। चलो आज जरा इससे मजे लेते हैं। सीमा और उसकी सहेलियां राजू के पास जाती हैं और राजू से बोलती हैं, अरे भाई फूल वाले, आज फूल नहीं बेचोगे? कल तो बड़ा फूल किए जा रहे थे, आज क्या हुआ? कल तो पीछे ही पड़ गए थे और आज देखो। अच्छा ये बताओ भाई कि तुम्हारे फूल ज्यादा सुंदर हैं या मैं? अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हारे सारे फूल खरीद लूंगी। अरे मैडम जी, आप भी सुंदर हो और मेरे फूल भी। मेरी सुंदरता के आगे तेरे फूल तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आया सुंदर फूल बेचने वाला। ऐसा बोलकर सीमा और उसकी सहेलियां जोर जोर से राजू पर हंसने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं और राजू उदास होकर वहां से चला जाता है और नदी के पास खड़ा होकर रोने लगता है। हे भगवान, इन सुंदर लड़कियों को अपनी सुंदरता पर कितना घमंड है। इन्होंने मेरा कितना मजाक बनाया है। इन लड़कियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी राजू का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने की वजह से राजू की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। अपना भूतिया रूप देखकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अब मैं उन सुंदर लड़कियों को नहीं छोड़ूंगा। बहुत घमंड है ना उन्हें अपनी सुंदरता पर। अब देखना मैं क्या करता हूँ। अगले दिन सुबह भूत राजू के रूप में फूल बेचने के लिए बस स्टैंड पर जाता है। फूल ले लो फूल, सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल। तभी वहाँ दो औरतें आती हैं। अरे भाई फूल तो बहुत सुंदर है, जरा लाल गुलाब तो देना। ये लीजिए मैडम जी, और हाँ आज कोई पैसे नहीं लूंगा। आज सभी सुंदर औरतों को मैं मुफ्त में फूल दूंगा। राजू की बात सुनकर वहाँ खड़ी और औरतें भी फूल लेने आ जाती हैं। राजू सभी औरतों को फूल दे देता है। तभी वहाँ सीमा और उसकी सहेलियां भी आ जाती हैं। राजू सीमा से बोलता है, अरे मैडम जी, आज तो फूल ले लीजिए। आज मैं सभी सुंदर लड़कियों को फूल मुफ्त में दे रहा हूँ और आप तो वैसे भी बहुत ही सुंदर हो मैडम जी। अच्छा भाई, लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो तो मुझे भी फूल दे ही दो। राजू सीमा को फूल देकर वहाँ से चला जाता है और जोर जोर से हंसने
इतनी बेवकूफ है ये सब औरतें, इन्हें क्या पता ये मुफ्त के फूल इन औरतों का क्या हाल करने वाले हैं। अगले दिन सीमा का चेहरा काला और बेजान सा होने लगता है। उसकी सहेलियों और गांव की बाकी सुंदर औरतों का भी यही हाल होने लगता है। सीमा रोते हुए अपनी सहेलियों के पास जाती है और बोलती है, देखो ना बहन, मेरे सुंदर चेहरे का क्या हाल हो गया। तभी गांव की कुछ और औरतें भी वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे बहन, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं बल्कि हम सभी औरतों का चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह हो गया है। तभी सीमा को सब समझ में आने लगता है और वो बोलती है, अरे बहन, जब से हम सभी ने उस फूल वाले से मुफ्त में फूल लिए हैं तभी से हम सभी के चेहरे भी फूल की तरह ही मुरझा गए हैं। जैसे जैसे वो फूल मुरझा रहा है वैसे वैसे हमारे सुंदर चेहरे भी बदसूरत होते जा रहे हैं। अरे बहन, हमें ये सारी बात सरपंच जी को बतानी चाहिए, वही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसा बोलकर सभी औरतें सरपंच जी के पास जाती हैं और सारी बात सरपंच जी को बताती हैं। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम सभी के साथ। ऐसा बोलकर सरपंच और गांव के कुछ लोग सीमा और बाकी औरतों के साथ राजू के घर जाते हैं और वहां भूत को देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये क्या बला है यहाँ पर? ये डरावना भूत कहाँ से आ गया रे? कौन है वहाँ? अरे मर गए रे, ये भूत तो हमारी ही तरफ आ रहा है। तभी भूत वहां आ जाता है। सरपंच जी डरते हुए भूत से बोलते हैं, अरे भूत जी, हमें जाने दो, हम तो फूल वाले से मिलने आए थे, हमें क्या पता था कि आप यहाँ पर रहते हो। मैं ही हूँ फूल वाले राजू का भूत। बताओ तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये सब मैंने ही किया है। इन सुंदर औरतों को बदसूरत मैंने ही बनाया है। बहुत घमंड था ना इन औरतों को अपनी खूबसूरती पर। इसकी वजह से इन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। इन मैडम जी ने तो झूठ बोलकर मेरी पिटाई तक लगवा दी थी। अब आएगा मजा जब इनका सुंदर रूप सूखे हुए फूल की तरह मुरझा जाएगा। भूत जी, गलती सिर्फ मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, इन सब औरतों को नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन औरतों के साथ मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। भूत जी, कृपया करके इन सबको छोड़ दो। गलती मेरी है, इसलिए तुम जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। तुम्हारे मजाक की वजह से आज मेरी ये हालत है। नदी में गिरने से मेरी मौत हो गई और मैं एक भूत बन गया। मेरी इच्छा है कि जैसे नदी में गिरने से मेरी मौत हुई है वैसे ही तुम भी नदी में कूद कर अपनी जान दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो? कल सुबह सभी नदी के पास पहुंच जाना। ठीक है, अब तुम सब जा सकते हो। मुझे अब सुबह का इंतजार है। और अगर मैडम जी तुमने नदी में कूदकर अपनी जान नहीं दी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सरपंच जी सीमा से बोलते हैं, अरे बेटी, तुम अपनी जान नहीं दोगी। तभी सीमा सरपंच जी से बोलती है, सरपंच जी आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और उस डरावने भूत की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। अरे बहन, ये कैसे होगा? मैं तैरना जानती हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। और सुबह होते ही भूत और गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। भूत भाई, मैंने अपनी सुंदरता के घमंड में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना और मेरे मरने के बाद यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना। ऐसा बोलकर सीमा नदी में कूद जाती है और पानी के अंदर तैरते हुए दूसरे किनारे बाहर निकल जाती है। भूत को लगता है कि सीमा अब मर चुकी है, वो बाहर नहीं आएगी। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भूत के जाते ही सभी औरतों को उनकी सुंदरता वापस